हेलो दोस्तों, बिग इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं 8 से लेकर के 10 तारीख तक की करंट अफेयर्स। चेक क्लियर होने में नहीं लगेगा 2 दिन का समय, कुछ ही घंटों में मिलेंगे पैसे। चेक के जरिए लेन देन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब चेक क्लियरिंग कुछ ही घंटों में हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने चेक क्लियरिंग में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने की घोषणा की। फिलहाल चेक जमा करने से लेकर राशि के बैंक अकाउंट में आने में करीब 2 दिन का समय लग जाता है। गुरुवार को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री 2024-25 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति MPC की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, चेक समाशोधन को दुरुस्त करने, निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है। दास ने बताया कि बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों के बारे में क्रेडिट सूचना कंपनियों को दी जाने वाली रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का प्रस्ताव की गई है, जो वर्तमान में महीने में एक बार दी जाती है। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में PR श्रीजेश मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजावाहक। पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त करने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक के समापन समारोह के दौरान मनु भाकर के साथ भारत के ध्वजावाहक होंगे। 36 वर्षीय श्रीजेश 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के भी सदस्य थे। IOA ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर के साथ संयुक्त ध्वजावाहक के रूप में हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश के नामांकन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। IOA अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा ने कहा कि श्रीजेश IOA नेतृत्व के भारतीय एक भावनात्मक और लोकप्रिय पसंद थे, जिसमें शेफ डी मिशन, गगन नारंग और संपूर्ण भारतीय दल शामिल थे। भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष क्षेत्र में मानकीकरण के लिए विभाग का किया गठन। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने आयुष क्षेत्र में मानकीकरण के लिए विभागों का गठन किया है। ये नए विभाग आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथिक जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को शामिल करते हुए आयुष उत्पादों और कार्य प्रणालियों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है। 7 अनुभागीय समितियों का गठन किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि BIS ने आयुष क्षेत्र में मानकीकरण के लिए विभागों का गठन किया है। BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि प्रसिद्ध विशेषज्ञों के नेतृत्व में आयुष विभाग ने 7 अनुभागीय समितियों का गठन किया है, जिनमें से प्रति एक विशिष्ट आयुष प्रणाली की देखरेख करती है। ये समितियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती हैं। इन्हें इससे उपभोक्ता और उद्योग दोनों को होगा लाभ। लोकसभा में पेश हुआ बैंकिंग कानून संशोधन से जुड़ा विधेयक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शुक्रवार को लोकसभा में बैंकिंग नियमों में बदलाव से जुड़ा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में संशोधन करना है। विधेयक में 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने का विकल्प। वित्त मंत्री द्वारा पेश इस बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 में प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के विकल्प को मौजूदा 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान है। इस विधेयक में पत्नी, पति या माता पिता के अलावा भाई बहन को भी नॉमिनी बनाने का विकल्प मिलेगा। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट अधिनियम, बैंक अधिनियम 1955, बैंक कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में भाषण में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 की घोषणा की थी। देश में 1,73,881 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना ब्लड प्रेशर, मधुमेह समेत कई बीमारियों का करा सकते हैं जांच और इलाज। राष्ट्रीय आयुष मिशन के जरिए
आयुष मंत्रालय जमीनी स्तर के लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई है। ऐसे में देश में अब तक 1,73,881 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और 12 स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए संचालन में हैं। देश में 1,73,881 आयुष्मान आरोग्य मंदिर फरवरी 2018 में भारत सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश भर में 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM स्थापित करने की घोषणा की थी, जिन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कहा जाता था। AAM पोर्टल में राज्यों द्वारा दिए गए अपडेट के अनुसार जुलाई 2024 तक कुल 1,73,881 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, उनका संचालन किया गया है और इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूद उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान की गई है, जिसमें सेवाओं का पूरा 12 पैकेज शामिल हैं, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशमक और पुनर्वास सेवाएं जो सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के करीब हैं। पेरिस ओलंपिक जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के भारत को मिला रजत पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक जैवलिन थ्रो स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंककर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने कांस्य पदक जीता, जिन्होंने 88.54 मीटर दूरी तक थ्रो किया। पेरिस ओलंपिक अमन सहरावत कुश्ती के सेमीफाइनल में हारे शुक्रवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ेंगे मुकाबला। भारत के लिए कुश्ती में एक और बुरी खबर सामने आई है, जो कि अभी बता चुका। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये हैं मोहम्मद यूनुस। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना का देश छोड़ने और भागने के लिए मजबूर होने के 3 दिन बाद बांग्लादेश नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। छात्र प्रदर्शनकारियों ने इस भूमिका के लिए 84 वर्षीय यूनुस की सिफारिश की थी और वह गुरुवार को पेरिस से ढाका लौटे, जहां उनका इलाज चल रहा था। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज, स्पेन को 2-1 से हराया। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारतीय हॉकी टीम ने गुरुवार को स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उच्च शिक्षा सचिव ने किया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का शुभारंभ। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति ने आज गुरुवार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस मौके पर AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम और उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय जेरे भी मौजूद रहे। छात्रों की भागीदारी के नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। UPI के जरिए भुगतान की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। RBI ने UPI उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। रिजर्व बैंक ने UPI के जरिए कर भुगतान करने की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय द्विमासिक बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि UPI अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। उन्होंने कहा कि MPC ने UPI के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। फिलहाल UPI के लिए कर की सीमा 1 लाख रुपए है। RBI 9वीं बार रेपो रेट को 6.50% पर रखा बरकरार। GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.2%। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक की, जिसमें फिर ग्रोथ की जगह महंगाई को अहमियत देते हुए नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा। लोन महंगे नहीं होंगे और EMI भी नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट 0.5% बढ़ाकर 6.5 किया था। रेपो रेट को 6.5% पर यथावत रखने का फैसला RBI ने गवर्नर
आरबीआई गवर्नर ने गुरुवार को बैठक के फैसले की जानकारी दी। ये सब वही है। हाँ, और क्या क्या रखा गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई को टिकाऊ हुई स्तर यानी 4% पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। दास ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 4.5% रहने के अनुमान के बरकरार रखा गया है। शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर गुरूर कमांडो और एनएसजी के सुरक्षा घेरे में है। पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति आज से शुरू। भारत के साथ इन देशों की वायुसेना दिखाएंगी आसमानी ताकत। भारतीय वायुसेना की मेज़बानी से पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति बुधवार से दक्षिण भारत के सुल्लूर में शुरू हो गया है। अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए विदेशी वायुसेनाओं के विमान भारत की धरती पर मंगलवार से उतरने लगे थे। जर्मन, स्पेनिश और फ्रांसीसी वायुसेनाओं के विमानों का स्वागत वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुद LCA तेजस में उड़ान भरकर आसमान में किया। जर्मन वायुसेना के प्रमुख खुद विमान उड़ाकर भारत पहुंचे। पहली बार तरंग शक्ति की कर रहा मेज़बानी। भारतीय वायुसेना पहली बार बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी कर रहा है। अभ्यास में शामिल होने के लिए 51 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 12 देशों की वायुसेनाओं ने भारत आने की सहमति दी है। 2 चरणों में होने वाले अभ्यास का पहला चरण दक्षिण भारत के सुल्लूर में हो गया है, जो 14 अगस्त तक चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन की वायुसेनाएं भारत पहुंच चुकी हैं। उसके बाद दूसरे चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक पश्चिमी क्षेत्र के जोधपुर में होगा, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, UAE की वायुसेनाएं शामिल होंगी। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2 पदक जीतकर लौटी स्वदेश, जोरदार स्वागत। भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतने के बाद आज बुधवार को स्वदेश लौट आई हैं। उनका दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ मनु भाकर व उनके कोच जसपाल राणा के भव्य स्वागत किया और दोनों को फूल मालाओं से लाद दिया। लोग मनु भाकर के साथ सेल्फी ले रहे थे। भव्य स्वागत पर मनु भाकर बहुत खुश दिख रही थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह बहुत खुश हैं, लोगों को इतना प्यार मिल रहा है। हथकरघा दिवस कब था? 7 अगस्त। रोजगार देने में हथकरघा उद्योग दूसरे स्थान पर करीब 35 लाख व्यक्तियों को दे रहा है रोजगार। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार बनाने में हथकरघा उद्योग एक मजबूत कड़ी है। देश में हथकरघा बुनकरों की कला को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को समृद्ध करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाता है। देश के कुटीर उद्योग का नजर डालें तो हथकरघा दिवस सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग बन गया है। और इसी के साथ करंट अफेयर हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।